अगर आज ये जो गैस का और फ्यूल का जो संकट है, अगर 1-2 साल ये चल गया, तो चाहे मजबूरी में ही सही, भारत के लोग इतने माइंडेड हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो इसका सॉल्यूशन खुद ही ढूँढ लेंगे। बहुत सारे लोग हैं कभी अर्थ के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आते, ज़मीन पर पैर ही नहीं रखते हैं वो। तो कहीं पहाड़ में जाइए, जूते उतार कर ज़रा 5 मिनट मिट्टी में चलिए, नहीं तो ऐसे ही ज़मीन पर पैर रखिए, इतनी एनर्जी आपको उससे मिलने वाली है। कैंसर के ऐसे पेशेंट ठीक हुए जिनको बड़े-बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं। वही गोबर गैस से ही उसी से सारा खाना बनता है। गायों के लिए दलिया भी उसी से पकाया जाता है और उससे जनरेटर भी चलता है और कई गौशालाएं तो उसको प्योरीफाई करके फिर उसको सिलेंडर में भरकर उसकी बॉटलिंग करके और जैसे आप देखते हैं आपके शहरों में गाड़ियां चल रही होती हैं तो वो गाड़ियां भी उससे चलाते हैं। नमस्कार and welcome to Let's Detox. गोमय वसति लक्ष्मी गौमूत्रे गंगा निवसति गौदुग्धे अमृतम प्रोक्तम गावा सर्व सुखप्रदा। हमारी परंपराओं में गाय को केवल एक आस्था का विषय नहीं बल्कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। तो क्या यही गौ ऊर्जा हमारे भविष्य के ऊर्जा संकट का समाधान बन सकती है? आज जानेंगे हमारे आज के गेस्ट श्री ज्ञानेंद्र प्रकाश जी से, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों से योगा, आयुर्वेदा और पंचगव्य चिकित्सा के द्वारा 10,000 से भी अधिक लोगों का क्रॉनिक डिजीजेस यानी कि असाध्य रोगों को सही किया है और साथ ही उनके जीवन शैली को एक नई राह दिखाई है। इसके साथ ही कई गौशालाओं और गौपालकों को पंचगव्य उत्पाद बनाना और उसे मार्केट तक पहुंचाना सिखाकर देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आइए हम स्वागत करते हैं आज अपने गेस्ट का। ज्ञानेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। योग, आयुर्वेदा और पंचगव्य चिकित्सा की शुरुआत आपने कैसे की? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि सबके परिवारों में होता है और सबके साथ जीवन में होता है, कभी न कभी हम बीमार पड़ जाते हैं और तो मुझे भी बचपन में साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हुई, जो बहुत वर्षों तक ठीक नहीं हुई और वो अंततोगत्वा आयुर्वेद, नेचुरोपैथी इनके माध्यम से ही ठीक हुई। और एक बार मुझे स्किन की बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम हुई, वो भी कई वर्षों तक चली और अंततोगत्वा वो आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक हुई। मेरी माताजी को सियाटिका पेन हुआ, एलोपैथी में उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। फाइनली काफ़ी महीनों तक उन्होंने उसको सफ़र करने के बाद आयुर्वेद के माध्यम से उससे पूरी तरह मुक्ति पाई। सियाटिका वो भूल गई, मैं साइनोसाइटिस को भूल गया और स्किन प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई मेरी खुद की एक्सपीरियंस से कि मैंने देखा कि एलोपैथी से जो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, वो आयुर्वेदा से परमानेंटली ठीक हो गई। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और बहुत मैंने साइनोसाइटिस का ऑपरेशन कराया अब से 30 साल पहले, उसमें काफ़ी खर्चा हुआ। लेकिन नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा से जब साइनोसाइटिस ठीक हुआ तो उसमें कुछ 100 रुपए लगे, यानी वो सैकड़ों में हो गया, वो हज़ारों में भी जो ऑपरेशन से नहीं हुआ था। तो यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई अपने एक्सपीरियंस से और फिर मैंने उसके बारे में और जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। उसके बारे में और पढ़ाई करते-करते मैंने योग में बहुत पढ़ाई की, योग में एमएससी की, साथ में पैरेलली मैंने आयुर्वेदा को भी मैं पढ़ता रहा और फिर आयुर्वेदा में भी मैंने कुछ और डिप्लोमा कोर्सेज़ किए और इस फ़ील्ड के कुछ बहुत अनुभवी लोगों के साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। और इसी जर्नी में फिर हम पंचगव्य आयुर्वेदा अर्थात काउ बेस्ड आयुर्वेदा पर हमने काम करना शुरू किया, उसको जानना समझना शुरू किया। तो हमने पाया कि क्योंकि आयुर्वेदा में भी बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन पंचगव्य आयुर्वेदा में तो बहुत सिलेक्टेड मेडिसिन होती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव उनके रिज़ल्ट्स होते हैं और बहुत इकोनॉमिकल यानी बहुत वो सस्ती होती हैं। तो ये जर्नी खुद से शुरू हुई और बहुत बड़े लेवल तक पहुँची और अभी और आगे तक पहुँचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल, ये जरूर पहुंचेगी। जी। तो अभी तक आपके 25 वर्षों के अनुभव में अपने पेशेंट्स में आपने सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा है?
जो सबसे बड़ा बदलाव मैंने देखा पेशेंट्स में, और न सिर्फ पेशेंट्स में, जो भी मेरे संपर्क में आए, अ, हमारे रिजल्ट्स, हमारी जो जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, कि लोगों को एक विश्वास पैदा हुआ लोगों के अंदर कि जो क्रोनिक डिजीजेज हैं, यानी अस्थमा, डायबिटीज, जॉइंट्स पेन, साइनोसाइटिस, इंसोमिया, थायराइड, ये ठीक हो सकते हैं। ठीक माने इनकी दवाइयों से, न सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन से, बल्कि आयुर्वेदा और पंचगव्य आयुर्वेदा की दवाइयों से भी वो उनका छुटकारा मिल सकता है, वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों को लगता था कि ये तो ठीक ही नहीं होते हैं, ये प्रॉब्लम तो किसी को हो गई तो हाई बीपी की दवाई लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, थायराइड किसी को हो गया तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल बदलकर, अपनी डाइट को बदलकर, और आयुर्वेदा के और पंचगव्य आयुर्वेदा के इन तरीकों से अपनी बीमारी से मुक्ति पाई। एक तो ये बहुत बड़ा बदलाव, और दूसरा कि उन लोगों के अंदर ये विश्वास बना, ये एक माइंडसेट उनका चेंज हुआ कि ये बीमारियां ठीक होती हैं, और अब उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें सीधे कॉल करते हैं, हमसे पूछते हैं, हमारे पास आ जाते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हुई है। तो एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, पहले अभी भी जो हमें नहीं जानते हैं, जो रेफरल बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपनी किसी क्रोनिक डिजीज से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो अनक्योरेबल हो चुकी है, डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि वो ठीक नहीं हो सकती है। तो ये तो कहानी उनकी है जिनको हमारे बारे में नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने उन्हें रिकमेंड किया है और उन्होंने इस पर विश्वास किया है कि हम ठीक हो सकते हैं, और उनको ऐसे रिजल्ट भी मिले। कई कैंसर के ऐसे पेशेंट ठीक हुए जिनको बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में बदला, उनका माइंडसेट बदला कि हम इससे ठीक हो सकते हैं, और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। जी। एलोपैथी की बात करें तो इसमें क्विक रिजल्ट देखने को मिलता है। हुँ। तो ये चैलेंज आपने कैसे फेस किया? क्योंकि आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट होता है ये काफ़ी लंबा चलता है। जी। नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है, बल्कि मेरा कहना तो ये है कि इसका उल्टा है बिल्कुल। जैसे मैंने अभी बताया कि जो क्रोनिक प्रॉब्लम है, अस्थमा, डायबिटीज़, जॉइंट्स पेन, इंसोम्निया, माइग्रेन वगैरह-वगैरह, थायरॉइड, आप देखेंगे कि ये जिनको हो जाती है उनको ऑलमोस्ट लाइफ टाइम इसकी दवाई खानी पड़ती है, और वो ठीक नहीं होती है, और बहुत सारे केसेस में तो ये देखा गया है कि वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, उसकी डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि अब ये कंडीशन आ गई है तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा कि जॉइंट्स को अपनी रिप्लेस करा लीजिए। और डायबिटीज के इतने सारे कॉम्प्लिकेशन और इतने साइड इफेक्ट आ जाते हैं कि अब किडनी खराब हो गई, या आईसाइट कम हो गई, और भी इस तरह के। तो मेरा तो ये कहना है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेदा का रिजल्ट स्लो है। आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेदा या पंचगव्य आयुर्वेदा ये बिल्कुल रूट लेवल से ट्रीट करता है, और बिल्कुल ठीक करता है। यानी फिर आयुर्वेदिक दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ये, हाँ, आप इसमें कह सकते हैं कि जो एक्यूट डिज़ीज़ेज़ हैं, जैसे सिर दर्द हो गया, फ़ीवर हो गया, खाँसी हो गई, पेट दर्द हो गया, लूज़ मोशन हो गया, इसमें उनके इंस्टेंट रिज़ल्ट हम मान सकते हैं। लेकिन वो इंस्टेंट रिज़ल्ट भी, मेरा तो ये कहना है, जो मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस कहता है, कि यदि हम देखें सामान्यतः 99% केसेस में ये ये हेडेक, ये खांसी, ये पेट की तकलीफ, ये लूज मोशन, ये फीवर हार्डली 2 से 3 दिन में वैसे भी ठीक हो जाती है। हाँ, कोई कंडीशन ज्यादा एडवर्स हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है, तो उसमें आयुर्वेदा में भी ऐसी दवाइयां हैं जो उसको कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं। लेकिन फिर भी एलोपैथिक मेडिसिन अगर कोई लेना चाहते हैं और आसानी से मिल रही है इन प्रॉब्लम में, तो ले सकते हैं। क्रोनिक डिजीज में तो कोई समाधान है ही नहीं उनके पास। बताइए आप मुझे कि क्या डायबिटीज का कोई परमानेंट, या हाई बीपी का, या जॉइंट्स पेन का उनके पास बस कोई ये शॉर्ट सोल्यूशन? टर्म रिलीफ। हाँ, वो सिम्टम को मैनेज करते रहते हैं, या बोले तो डिजीज का मैनेजमेंट करते रहते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि इस मिसकंसेप्शन को माइंड से निकालें कि एलोपैथी फास्ट है। हम एलोपैथी
कुछ चीजों में फास्ट हो सकती है, लेकिन जो क्रोनिक डिजीजेज हैं उनका परमानेंट सॉल्यूशन आपको आयुर्वेदा और पंचगव्य आयुर्वेदा में तो मतलब बिना साइड इफेक्ट के और बहुत कम पे करके तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। बिल्कुल, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल Permanent। परमानेंट है। अब आते हैं हमारे कोर टॉपिक जो है गौ ऊर्जा। अगर सरल शब्दों में हम समझना चाहें तो गौ ऊर्जा क्या है? गौ ऊर्जा मीन्स गौवंश के माध्यम से मिलने वाली एनर्जी। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, कभी रोड पर भी देखा होगा कि कि बैलगाड़ी में गन्ने कोई ढोकर ले जा रहा है। किसी फिल्म में आपने देखा होगा, उपकार बड़ी फेमस फिल्म थी जिसमें उससे पानी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बैल ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे उससे तेल वो किया जाता था, एक्सट्रैक्ट किया जाता था, पानी लिफ्ट किया जाता था। तो ये जो बहुत सारे काम थे पहले बहुत ज्यादा एक बैलों के माध्यम से होते थे। धीरे धीरे साइंस का डेवलपमेंट होता गया और गाड़ियां आती चली गई, तो वो थोड़ा गाड़ियों से होने लग गया। तो जो ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर लिफ्टिंग एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन जो बैलों के माध्यम से होती थी, दैट इज फुल एनर्जी, और उसे गौ ऊर्जा भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जब फ्यूल की स्केर्सिटी हो रही है पूरी दुनिया में, हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी जो गाँव में बसती थी, आज भी गाँव में अगर आप जाएंगे तो मोस्टली घरों में गैस पहुंच गई है, लेकिन फिर भी उन सबके घर में चूल्हा भी है। और वो उस चूल्हे पर गाय के गोबर से बनाए हुए उपले कंडे, काउडन केक जिनको हम कहते हैं, उसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो ये भी एक गौ ऊर्जा है कि जिससे हम वो फ्यूल का काम करते थे। आज भी ऐसा हो रहा है, आज उससे कुछ पैलेट्स बन रही हैं, और जो जहाँ ब्रिक्स ईंटें मिलती हैं उस उनको भी पकाया जाता है। तो वहाँ उनको पैलेट्स को यूज किया जाता है, जिसमें काफी मात्रा में गोबर या जानवरों का वेस्ट, वो गाय का गोबर भी हो सकता है, भैंस का गोबर भी हो सकता है, बैलों का गोबर हो सकता है, उसको यूज किया जाता है। तो ये है ऊर्जा। और इसका जो और एडवांस वो है, कुछ गौशालाएं और कुछ लोग गाय के गोबर से गैस बना रहे हैं। वो जब उसको गोबर को फर्मेंट करा जाता है, जब वो सड़ने लगता है तो उसके अंदर से मीथेन गैस बनती है, और ये मीथेन गैस जो है ये इनफ्लेमेबल होती है। तो हमारी गौशाला पर भी सारे गौ सेवकों और जो भी लोग, आप भी अगर कभी जाएंगे वहाँ, तो जो खाना वहाँ पकता है वहाँ कोई गैस नहीं आती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती है कुकिंग के लिए। ये गोबर गैस से ही, उसी से सारा खाना बनता है। गायों के लिए दलिया भी उसी से पकाया जाता है, और वो उससे जनरेटर भी चलता है। और कई गौशालाएं तो उसको प्योरीफाई करके फिर उसको सिलेंडर में भरकर उसकी बॉटलिंग करके, और जैसे आप देखते हैं आपके शहरों में गाड़ियां चल रही होती हैं, तो वो गाड़ियां भी उससे चलाते हैं। आईआईटी में भी एक प्रयोग हुआ, अभी भी आईआईटी के एक प्रोफेसर हैं, तो वो अपनी गाड़ी अभी भी उसी से चलाते हैं, उसी गैस से चलाते हैं जो गोबर से बनती है। तो दैट इज गौ ऊर्जा। ये है जिसे बुल एनर्जी या गौ ऊर्जा कह सकते हैं। इसका कोई साइंटिफिक बेस भी है? साइंटिफिक बेस तो यही है कि जो गोबर है वो जब सड़ता है तो उसके अंदर से गैस बनती है, और वो गैस इनफ्लेमेबल है। यही इसका साइंटिफिक बेस है कि वो उस गैस का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे फ्यूल कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई करके उसकी बॉटलिंग करके हम गाड़ियों को उससे चला सकते हैं, उससे जनरेटर चला के हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। तो ये माइथोलॉजिकल नहीं है, ये टोटली साइंटिफिक है, प्रूवन है, और आज से नहीं बहुत वर्षों से ऐसा हो रहा है। तो इसमें कुछ भी सिर्फ कहने या पौराणिक कथाओं में नहीं, ये प्रूवन है, फैक्ट है, आज भी ऐसा हो रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने केवल गौ ऊर्जा के यूजेस ही नहीं बताए, बल्कि उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स के भी यूजेस बताए हैं। जी। पंचगव्य का ऊर्जा उत्पादन में क्या योगदान है? देखिए, जैसे गौशालाएं या गौपालक या आम लोग ये मानते हैं कि वेस्ट मटीरियल है। पंचगव्य वो 5 चीजें हैं जो गाय हमें देती है या गोवंश से हमको प्राप्त होती है, जिसमें गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, ये सब चीजें हैं। तो अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो गोबर एनर्जी का या ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स है। बहुत
कौन जिसको कोई जानकारी नहीं है, जिनको हम कहते हैं कि वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, गाँव की औरतें जिनको बिल्कुल पढ़ा नहीं, वो भी गाय के गोबर से उपले बनाकर और उनको सुखाकर एज़ ए एनर्जी, एज़ ए फ्यूल उसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत प्राचीन काल से ऐसा यूज़ होता आया है, क्योंकि आम तौर पर जो एनर्जी के फ्यूल के जो सोर्सेज़ हैं, वो या तो महँगे हैं, या हमारे देश में हम देखते हैं कि लकड़ियाँ जलाते थे तो उससे पेड़ कटते हैं। लेकिन ये तो मतलब एक वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका कोई काम ही नहीं है। मतलब ऐसा लोग सोचते हैं, हम तो नहीं सोचते ऐसा। तो इस वेस्ट मटेरियल से, इस वेस्ट से जो जानवरों का वेस्ट है, गाय गौशालाओं का वेस्ट है, इसका एनर्जी में बहुत बड़ा रोल है। एक तो मैंने बताया कि ये तो बहुत आसान, बहुत बिना पढ़ा लिखा आदमी, बिना कोई ट्रेनिंग वाला आदमी भी कर सकता है कि उसके गोबर से वो उपले कंडे केक बना ले और उनका यूज़ कर ले। वैसे और इनको साइंटिफिकली वो किया जा रहा है, इसके पैलेट्स बनाए जा रहे हैं, और जहाँ ब्रिक्स यानी भट्टे, ईंटों के भट्टे होते हैं, उसमें उसको यूज़ किया जाता है। कई बड़ी फर्नेस भट्टियों में उसको यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक जलने पर हीट को देता रहता है और एक कांस्टेंट हीट देता रहता है कंडा, ये जो डंग है, काऊ डंग है। दूसरा कि काऊ डंग को इकट्ठा करके जब वो सड़ने लगता है तो उसके अंदर गैस बनती है। ये जो गैस है ये भी इन्फ्लेमेबल होती है, और इसका उपयोग भी फ्यूल की तरह भी किया जा सकता है। बहुत सारी गौशालाओं में, बहुत सारे गौपालक, गाँव में बहुत सारे गोबर गैस के प्लांट लगे हुए हैं, जिसे बायोगैस प्लांट भी कहते हैं। तो वो किचन में उसका फ्यूल की तरह भी यूज़ हो रहा है। इसके अलावा उससे एक बड़ी गौशाला है हरिद्वार के पास, वो तो उससे सिलेंडर में भर के उससे उससे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, उस गैस से उसको प्यूरिफाई करके उससे गाड़ियाँ भी चल रही हैं। हमारी खुद की गौशाला पर ये फ्यूल वाला काम तो हो ही रहा है। इसके अलावा हम उस गैस से जनरेटर चलाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक काम हो रहा है। तो पंचगव्यों में गोबर जो सबसे बड़ा गव्य है, क्योंकि वो गाय या गौवंश रोज देता है, और अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत रोज देता है, रोज ये मिलता है, और वेस्ट इसको माना जाता है। ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। तो और बाकी जो गव्य हैं उनका भी एनर्जी में यूज हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही चीपर, बहुत ही आसान एक सोर्स है एनर्जी का, गोबर। आज जो एनर्जी क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं उसका मुख्य कारण आप किसे मानते हैं? जो आज एनर्जी क्राइसिस है पूरी दुनिया में, इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि जो एनर्जी है उसको, उसके सोर्सेस को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। यानी अगर हम देखें, अगर हम अपने देश के बारे में बात करें, तो हम एनर्जी के लिए डिपेंडेंट कहाँ पर हैं कि गल्फ कंट्री से हमारे पास गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आएंगे। तो वो सेंट्रलाइज हो गया कि वहां से आएगा तो हमारे पास ये चीज अवेलेबल होगी। अगर इसको सेंट्रलाइज में करके ये डिसेंट्रलाइज होता, अलग अलग देशों से आ रहा होता, या हमारे खुद के सोर्सेस इतने होते एटलीस्ट 30, 40, 50% कुछ हम एनर्जी, फ्यूल में एनर्जी हम अपनी रिसोर्सेज हमने डेवलप किए होते, तो शायद ये प्रॉब्लम ना होती। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम कोई टेम्पररी प्रॉब्लम है और इसका कोई सॉल्यूशन हो जाएगा। आज से नहीं, वर्षों से दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े इस फील्ड के एक्सपर्ट ये बोलते रहे हैं, जिसके पास तेल होगा उसके पास वो दूसरी कंट्रीज को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि वो एनर्जी का सोर्स है, फ्यूल, तेल। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो इंडिया में तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत कम है। हमारी ऊर्जा जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारा देश बहुत बड़ा है, न सिर्फ जोग्राफिकली बल्कि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह करना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना, तो इसमें मेरा जो मानना है कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन हो और हमारे खुद के कुछ ऐसे सोर्सेस हम डेवलप करें। ऐसा एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। और हम अगर देखें तो अब से कोई 150-200 साल पहले हम विदेशों से कौन सा फ्यूल मंगा रहे थे? कोई फ्यूल नहीं मंगा रहे थे। फिर भी हमारा देश ऐसा नहीं था कि हम कोई बहुत पिछड़े हुए थे। हमारे देश में
अंग्रेज इसलिए आए क्योंकि हम इतने डेवलप थे, हमारे पास इतना वैभव था, हमारी इतनी धन संपदा थी हमारे पास। और ये जो कितने सारे आक्रांता भी आए वो हमें लूटने के लिए आए। लूटने के लिए कोई झुग्गी बस्तियों में नहीं जाता, कोई संपन्नता थी हमारे पास जिसको वो लूटने के लिए आ रहे थे। तो ये जो सारी संपन्नता थी हमारे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अलावा और जो हमारे काम धंधे थे उनसे थी। और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऊर्जा की जरूरतें नहीं थी, उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके हमारे अपने सोर्सेस थे, वो हम उनसे ही काम कर रहे थे। आज शायद ऐसा ना हो सके क्योंकि ग्लोबली दुनिया एक विलेज की तरह हो गई है, लेकिन फिर भी अगर हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है और दुनिया की दादागिरी से बचाना है और फिर से पावरफुल बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो हमें एनर्जी के सोर्सेस अपने ढूंढने होंगे। अगर हमने वो नहीं किया तो हमें दूसरों की तरफ मुंह देखना ही पड़ेगा और हमारा बहुत सारा फॉरेन रिजर्व जो है उसको खरीदने में जाता रहेगा। तो ये हमें करना चाहिए। इसके ऊपर हमें फिर से रिसर्च की शायद ज़रूरत नहीं है, हमें इंकरेजमेंट की ज़रूरत है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को फिर से उनको इंकरेज करना है। और मैं तो एक बात कहूँगा पूरी दुनिया के लिए कि हमें अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया, हमें सुपर कंप्यूटर नहीं दिया, हमने अपना बना लिया। अगर आज ये जो गैस का और फ्यूल का जो संकट है, अगर 1-2 साल ये चल गया, तो चाहे मजबूरी में ही सही, भारत के लोग इतने माइंडेड हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो इसका सॉल्यूशन खुद ही ढूँढ लेंगे। और फिर जो सो कॉल्ड जो दादा बन रहे हैं कि हम आपको तेल नहीं देंगे, वो अपने तेल को लेकर अपने घर बैठे रहें। हाँ, वो मैं तो ये कहूँगा कि भगवान जो करता है, हम भारत जो है वो परमात्मावादी देश है, हम भगवान पर बहुत भरोसा करते हैं और जो करता है भगवान वो अच्छा ही करता है। तो मैं तो कहता हूँ ये एनर्जी क्राइसिस, शायद कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी न लगे कि अगर ये और चल जाए तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे और फिर वो सॉल्यूशन परमानेंट होगा। तो और हमें ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, सब कुछ हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, हमारे पुराने लोग ये सब करते रहे हैं। तो गौ ऊर्जा इस समस्या का समाधान कैसे बन सकती है? देखिए, हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन आज भी गाँव में रहती है और गाँव के बहुत सारे लोग अब कुछ वजहों से उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत से ज़्यादा शायद मजबूरी होती जब जाएगी, तो वो फिर से वो जो हमारे पुराने तरीके थे, तो जैसा आपने कहा कि गौ ऊर्जा, तो हम जो गाँव की जिन्हें हम कहते हैं बिना पढ़ी लिखी महिलाएं भी वो गोबर से कंडे बना लेती थी और उन कंडों को सुखाकर उससे अपना ईंधन का काम चला लेती थी। तो वो फिर से हो सकता है। और दूसरा कि हम उसमें साइंस का, विज्ञान का प्रयोग करके हर गाय पालने वाला जिसके पास 2 गाय होंगी या 2 जानवर, भैंस भी हो सकती है उसमें, वो उनसे इतनी गैस बना सकता है कि अपने पूरे परिवार की जो फ्यूल की जरूरत है, किचन में जो फ्यूल उसको चाहिए उसकी पूर्ति कर सकता है। अगर गांव में जानवर ज्यादा हैं तो वो कोई कम्युनिटी गैस प्लांट लगा सकते हैं। जैसा कि कुछ गौशालाओं का मैंने जिक्र अभी किया था कि उन्होंने बड़े बड़े गैस, और पंजाब में तो एक गांव है जहां पर उन्होंने एक कम्युनिटी ये गोबर गैस प्लांट लगाया है। वो सब गांव के लोग अपनी जरूरत का उपयोग का गोबर वो करने के बाद एक जगह पर उस प्लांट में जाकर डाल आते हैं और वहां से सभी किचन्स को, जैसे गैस की सप्लाई ना अब आप देख रहे हैं कि महानगरों में भी गैस की सप्लाई सिलेंडर की बजाय धीरे धीरे पाइपलाइन के थ्रू सबके घर पर जा रही है। तो उस गांव में सबके किचन में वो लगा हुआ है, वहां से गैस सबको आ जाती है और सब अपना गोबर वहां जाकर डाल देते हैं। और उसका एक कैलकुलेशन उन्होंने कर ली है कि मतलब इतनी देर गैस मिलेगी, मतलब उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है और सेल्फ सस्टेन यानी आत्मनिर्भर ऊर्जा के रूप में होगा। तो ऐसा और क्यों नहीं हो सकते, ऐसा और भी सब हो सकते हैं। लोगों को ट्रेनिंग और मोटिवेट करने की जरूरत है। वो तो ये ऊर्जा, तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी पॉपुलेशन गांव में रह रही है और गांव वाले लोग गायों को पाल सकते हैं, उनको उससे और भी अच्छा दूध भी मिलेगा और उनके लिए उनके वेस्ट से जो गोबर गैस से बची हुई वो जो बचता है सैलरी, उससे उनको बहुत अच्छा खाद भी मिलेगा। क्योंकि अभी तो हम इंस्टेंटली देख रहे हैं कि हमको
गैस नहीं मिल रही है। आगे आने वाले कुछ महीनों में जब फर्टिलाइजर की जरूरत हमें बुआई के लिए पड़ेगी, तो फर्टिलाइजर भी, क्योंकि हम इन्हीं देशों से इंपोर्ट करते हैं जहां आज ये सारा वॉर चल रही है, तो हमें उसका भी एक संकट आने वाला है। तो उसका भी समाधान हमारी गाय से, हमारे जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे, इनसे हो सकता है कि उस गोबर गैस से बची हुई सैलरी का उपयोग हम एज ए फर्टिलाइजर कर सकते हैं। तो ये, मैं ये नहीं कह रहा ये एक दिन में तस्वीर बदल जाएगी और सारे लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। महानगरों का क्या, आपका सवाल हो सकता है कि महानगर वाले लोग तो जो महानगरों में रह रहे हैं वो नहीं पाल सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि हम आज जो हमारा इंपोर्ट है, हम उस अब तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज की वजह से, कुछ गवर्नमेंट के इंकरेजमेंट की वजह से अब तो गांव में भी लोग गैस यूज कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हम एक साल में 10% भी, फिर अगले साल 10% और करते करते एटलीस्ट अपनी जो रूरल जो पॉपुलेशन है उनको तो इससे अलग करें। अब जो हमारे पास अब जो गैस बचेगी उसका उपयोग हम महानगरों में कर सकते हैं। इसके अलावा कि जहाँ बड़ी इसको एज एक बिजनेस वेंचर की तरह क्यों ना लिया जाए कि हम दूध देने वाले जानवर पालें, गाय पालें। गाय की कीपिंग कॉस्ट भी कम है, गाय बीमार भी कम होती है, और गाय हमें दूध देगी, उस दूध से हम बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, उनका भी बिजनेस कर सकते हैं, और उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो उससे हम गैस बना सकते हैं, और उस गैस को हम अपने गांव के नजदीक जो शहर होगा उसमें सप्लाई कर सकते हैं। उसकी बॉटलिंग करके एक गौशाला ने जैसा बनाया है, और भी कई जगहों पर ऐसे प्रयोग बने कि उसकी बॉटलिंग करके उसको सिलेंडर की तरह वो भी किया जा सकता है। हालांकि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये सोल्यूशन है, ये हो सकता है। अगर, क्योंकि जब हमें गैस नहीं मिलेगी तो हम कुछ तो इसका सोचेंगे, और हमें सोचना ही चाहिए। अगर भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनना है तो दूसरे ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमें ये करना ही चाहिए, और किया जा सकता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने ज्ञानेंद्र जी। पर ये करने के लिए ज़रूरी है कि गौ पालन बढ़ाई जाए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो गौ पालन जो आज की डेट में जो है वो गौशालाओं तक ही सीमित रह गया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इसको लोगों को, खासकर गांव के लोगों को एज ए बिजनेस मॉडल लेना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, लोन देना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हम ये गौ पालन करें। इससे हमको एक बिजनेस भी मिलेगा, हमें इससे बहुत अच्छा, हम इससे प्रॉफिट भी बना सकते हैं, जो उसके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का बना सकते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है उसको एज ए एनर्जी हम सेल कर सकते हैं। तो जिसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो और बहुत अच्छा सम्मानजनक ये काम हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा होगा। गवर्नमेंट सपोर्ट करे, इनकरेज करे, इस पर लोन वगैरह प्रोवाइड करवाए, तो ये ऐसा हो सकता है। जी, बिल्कुल। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, गाय पे आधारित पहली फिल्म है ये गोदान, शायद आपने देखी हाँ होगी। जी, तो बिल्कुल। इसमें गौ पंचगव्य चिकित्सा और काफी सारी चीजों को बताया गया है, जिसमें ये गौ पालन भी एक मुख्य रूप से दिखाया गया है कि जो हीरो होता है वो वैज्ञानिक होता है, लेकिन उसे काफी सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है गौ पालने में। और गौ भी नहीं, वो एक छोटी सी गाय की बच्चियां होती है। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए? मतलब जो चैलेंजेस, अगर आज के युवा उस तरफ जाना भी चाहे। नहीं, देखिए, हर चीज में मेरा ये मानना है, मैं तो, मेरा क्या मानना है, पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट करती है कि अगर अर्थ नहीं है तो अनर्थ है। अर्थ यानी इकोनॉमी, यानी पैसा। जी। किसी भी बिजनेस में, किसी भी मॉडल में, किसी भी काम में अगर पैसे होंगे तो सब काम सब कर लेंगे। तो हम, जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज में चेंजेस करे और इसको इनकरेज करे, तो लोग इसको अपनाएंगे, पशुपालन को, और इसको ये जो सारी चीजें एनर्जी से जुड़ी हुई मैंने बताई, इसको अपनाएंगे, और इसमें जब काम करेंगे तो और भी डेवलपमेंट होंगी, और भी नई चीजें निकल कर आएंगी। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन उससे बड़े चैलेंजेस हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब नहीं होगी हमारे पास एनर्जी तो क्या करेंगे हम, और दूसरों पर डिपेंडेंसी रखेंगे तो हमारा सारा फॉरेन रिजर्व तो उसमें जाता रहेगा।
तो गवर्नमेंट को इसमें चेंजेस करने चाहिए। और युवा, मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा किया जाएगा तो इसको अपनाएंगे, गाँव में रहेंगे, खुली हवा, अच्छी हवा में रहेंगे। शहरों में तो पॉल्यूशन एक समस्या है, रहने की समस्या है, कितने लोगों को अकोमोडेट करेगा शहर। यहाँ पानी, ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है, पॉल्यूशन है इतना। तो अगर उनको कोई काम, ऐसा बिजनेस का मॉडल वहां मिले जिससे उनको कुछ प्रॉफिट हो, उनको कुछ पैसे आए, तो वो गौ पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और गौ पालन करेंगे तो एनर्जी भी मिलेगी और अच्छा खाना भी मिलेगा, सबको मिलेगा, सब देशवासियों को मिलेगा। जी। शहरों में तो शहरों तक ये चीजें पहुंचना तो काफी टाइम लगेगा इसमें। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो पहले वहां पे भी ये गौ पालन काफी प्रचलित था। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरे नानी के घर में भी 2 गाय, 1 बछिया, ये सब हुआ करती थी। और वहां पर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं, बात की जाए तो बहुत सारे घरों में गौ पालन होता था। पर आज की डेट में मैं देखती हूँ कि रूरल एरियाज में भी गौ पालन नहीं हो रहा है। तो क्या वहां पे इंकरेजमेंट की जरूरत ज्यादा है? उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि धीरे धीरे सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर गाय और उसके गव्यों को निरुपयोगी बता दिया गया। जब से, देखिए, दूध को खरीदा जाने लगा फैट के लेवल को मेजर करके, गाय के दूध में फैट कम होती है, भैंस के दूध में फैट ज्यादा होती है। तो एक तो ये बात रही कि वो गौ पालन कम हुआ, और दूसरे ओवरऑल जो आज देश में जितनी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड है और जितना प्रोडक्शन है, इसमें बहुत बड़ा गैप है। लेकिन फिर भी जितनी भी डिमांड है वो सब पूरी की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? सब नकली मिल रहा है, सब बनावटी मिल रहा है, सब उससे लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है। तो अगर गवर्नमेंट, अभी तो ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे गवर्नमेंट ने ये बात एक्सेप्ट की है, क्योंकि ये बात एक असेंबली में भी उठाई गई थी कि भाई, एक एमएलए ने दूसरे एमएलए को, जो रूलिंग पार्टी का एमएलए था, उससे कहा कि भाई ये पनीर की सब्जी खाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो पनीर तो नकली है, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट में उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस पर कंट्रोल कर लें तो लोगों को तो पनीर खाने को मिलेगा ही नहीं। तो ये जो चीज है, अगर हम इस पर कंट्रोल करें और साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ इसको बढ़ावा दें, तो अगर दूध का अच्छा दाम मिले किसानों को, और जैसे जो विदाउट फर्टिलाइजर की, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, काउ बेस्ड फार्मिंग कहते हैं, अगर उसे करें और वो जो चीज उगाएं, जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, उनका गवर्नमेंट एक अलग रेट डिसाइड करे, तो लोग एनकरेज होंगे, वो उस तरह का एग्रीकल्चर भी करेंगे और गौ पालन या और कोई जानवर पालन भी करेंगे। और उसके बाद ये दूसरा एनर्जी वाला काम तो हो ही जाएगा। तो हम, अगर गवर्नमेंट एक इस तरह की पॉलिसी बनाए तो निश्चित रूप से पशुपालन बढ़ेगा। और उससे, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी दुगनी नहीं, तिगुनी चारगुनी भी हो सकती है। और उसमें ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, गाय जिसमें प्रमुख है, क्योंकि उसकी कीपिंग कॉस्ट बहुत कम है, बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती है देश की इकोनॉमी में, हेल्थ में, और ओवरऑल हमारी जो जमीन खराब होती जा रही है फर्टिलाइजर के उपयोग से, उसमें हमारी जो फॉरेन रिजर्व हमारा कम हो रहा है वो उसमें। तो इसमें कोई शक नहीं है, और कोई भी इसके ऊपर वो कर सकते हैं कि अगर पॉलिसीज में चेंजेस किए जाए, युवाओं को इंकरेज किया जाए, तो पशुपालन बढ़ेगा। जी, जी, जी। अगर कोई व्यक्ति, गांव या संस्था इस मॉडल को अपनाना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले तो जहाँ ये सक्सेसफुल मॉडल चल रहे हैं उनको देखें, समझें। इनके लिए कुछ ट्रेनिंग अभी भी अवेलेबल होते हैं, वो ट्रेनिंग वहाँ से लें। और कोई अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में कहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी, तो हम भी बता सकते हैं उनको। तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो इसकी ट्रेनिंग लें, पशुपालन की, इससे गैस कैसे बनती है इसकी। तो इसको शुरुआत करें। और हम अभी इस तरह के कुछ सरकारों ने इस पे इनिशिएटिव भी लिया है, कुछ राज्य सरकारों ने, कि वो पशुपालन के लिए लोन भी प्रोवाइड करवा रही हैं। और उसमें लोन, वो सब्सिडाइज लोन है, मतलब कुछ पैसा उसमें से गवर्नमेंट भी बेयर करती है। ऐसी भी कुछ योजनाएं चल रही हैं। उनके अभी इतने थोड़ा उसकी
उसके बारे में जानकारी लोगों को कम है, तो वो जानकारी अपने जिसे डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं उससे भी ले सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर बहुत कुछ अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद ये काम शुरू किया जा सकता है। इसकी डिमांड है और बढ़ने वाली है। तो क्या यह एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल मॉडल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है और आने वाले टाइम में और बढ़ता जाएगा। क्योंकि देश की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो उनकी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ती जाएँगी। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत सक्सेसफुल, डिमांडिंग एंड प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल वेंचर बनेगा और जो इसमें जाएँगे वो बहुत प्रॉफिट कमाएँगे, नाम कमाएँगे और बहुत मतलब ये बहुत अच्छा आइडिया है। हमने तो सिर्फ़ गौमूत्र पर मेडिसिन बना के करना शुरू किया, एज़ अ चैलेंज लेना शुरू किया। आज हमें अच्छी अर्निंग भी होती है और सबसे बड़ी बात कि लोगों का हमें बहुत सम्मान मिलता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये मतलब पैसे की तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर जो जितने बड़े लेवल पे करेगा वो उतना अच्छा इसमें बिज़नेस मतलब में ये कमा डेफिनेटली प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल है, सस्टेनेबल है। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उससे काफी सारी बीमारियां आ रही हैं आज के डेट में। तो इससे जुड़ी बीमारियों के लिए आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आज की जो लाइफ़स्टाइल है, जो बेसिक चीज़ें हैं हेल्थ के लिए जिन्हें 5 एलिमेंट्स कहते हैं, या तो उनकी डेफ़िशिएंसी हो रही है या वो पॉल्यूटेड हो गए हैं। तो हम अब पॉल्यूशन में तो हम शायद कुछ इतना ना कर सकें, तो हम एट लीस्ट ये तो कर सकते हैं अगर कि हम कम से कम धूप में जाएँ। लोग आजकल देखते हैं महानगरों में कि धूप में नहीं जाते। धूप में जाने से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएँगी, उनकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन जाएँगी, उनका जो रिदम है हमारी बॉडी का वो ठीक हो जाएगा क्योंकि सन से बहुत एनर्जी हमको मिलती है। दूसरा कि हम तो आयुर्वेदा में ये कहते हैं कि बाहर बेशक कितना भी पॉल्यूशन है, आप कुछ बगीचे में, पेड़ों के पास जाएँ तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा उनके पास शुद्ध हवा होती है और अ, हम समय से उठें, सोएँ, ये समय से खाएँ, ये इ इस इतने भी परिवर्तन अगर हम कर लें, आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के जीवन में रात और दिन का फ़र्क ही नहीं रह गया है। लोग रात को 1 डेढ़ 2 बजे तक सोते हैं, इतनी लेट खाना खाते हैं, फिर 11-12 बजे तक सोकर नहीं उठ रहे हैं। तो ये जो लाइफ़स्टाइल है, ये आज नहीं तो कल और उनको बीमार ज़रूर करेगी और जो उससे वो बीमार होंगे तो वो दवाइयों से ठीक नहीं होंगे, फिर वो लाइफ़स्टाइल ही उनको ठीक करेगी। आयुर्वेदा तो ये कहता है कि सनसेट के बाद अगर आप ना खाएँ तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसे ही ठीक हो जाएँगी और सन की प्रेज़ेंस में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस जो हैं वो ऐसे ही मर जाते हैं। शुद्ध हवा में साँस लेने से आपकी बहुत सारी बीमारियाँ भाग जाती हैं, आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं। शुद्ध पानी पीने से पानी जल को जीवन कहा गया है, तो शुद्ध पानी पीने से हम आरओ फ़िल्टर्ड पानी को या वाटर बिन पानी को ही शुद्ध पानी मानते हैं। अगर पानी आरओ फ़िल्टर्ड पानी पीना मजबूरी है, बॉटल्ड पानी पीना मजबूरी है, तो उसे एटलीस्ट मिट्टी के किसी ग्लास बर्तन में वो आप वो उसके संपर्क में लाइए, उससे उसकी पीएच भी बैलेंस होगी, उसके अंदर कुछ मिनरल्स ऐड हो जाएँगे। तो ये सिंपल सी कुछ चीज़ें अगर हम वो अपना लें अपने जीवन में कि हम नेचर के साथ रहना सीखें। नेचर सूर्योदय के साथ जागना, सनसेट के बाद कोशिश करें कि कम से कम खाएँ, जल्दी खा लें। तो ये चीज़ों से निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य, न सिर्फ़ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी, इमोशनल हेल्थ भी हमारी बहुत अच्छी होगी, हार्मोनल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। तो लाइफ़स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है और बहुत वास्ट ये चीज़ है, लेकिन फिर भी सिर्फ़ बहुत सिंपल च उसमें समझें कि 5 एलिमेंट्स बहुत सारे लोग हैं कभी अर्थ के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आते, ज़मीन पर पैर ही नहीं रखते हैं वो। तो कहीं पार्क में जाइए, जूते उतार कर ज़रा 5 मिनट मिट्टी में चलिए,
नहीं तो ऐसे ही जमीन पर पैर रखिए, कितनी एनर्जी आपको उससे मिलने वाली है। तो ये चीजें करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और कोई क्रॉनिक डिजीज है तो उसमें बहुत फास्ट रिकवरी भी हो सकती है। हाँ, मेडिकेशन की भी जरूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा रोल है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो लाइफस्टाइल का हेल्थ में बहुत इंटीग्रल रोल है। एक आदत जो आपको लगता है हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए, वो क्या है? नेचर में जरूर रहना। जैसे अगर संभव है तो अपने घर में कुछ पेड़ पौधे लगाएं, अगर संभव नहीं है तो आसपास कोई पार्क है तो वहां जाएं। मतलब पेड़ पौधों के, खुले आसमान के, धूप के कांटेक्ट में जरूर आए, ये काम सबको जरूर करना चाहिए। मतलब नेचर से कनेक्टेड रहना नेचर से, चाहिए किसी भी वे में। हाँ, एक टाइम हाँ, तो थोड़ी देर के लिए धूप में जरूर जाए। हाँ, धूप में जाएं, खुले आसमान के नीचे जाएं, पेड़ पौधों के पास जाएं। आने वाले 10 वर्षों में आप गौ ऊर्जा को कहाँ देखते हैं? जिस तरह का क्राइसिस अभी पूरी दुनिया में है, ये टेम्पररी नहीं है, परमानेंट भी नहीं है, अगर तो टेम्पररी भी नहीं है, ये ऐसे फेज आते रहेंगे। और अभी तो जो गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जिसको कहा जाता था कतर, और जिसके गैस प्लांट के ऊपर ईरान में मिसाइल दागकर उसमें अभी भी आग लगी हुई है। तो ये जो फ्यूल की स्केर्सिटी है, ये आने वाले उनका खुद ये कहना है कि हमें अगर ये वॉर आज भी रुक जाए तो भी इसको ठीक करने और दोबारा से वो करने में कम से कम 5 years चाहिए। तो ये जो संकट है, हम अगर ये सोच रहे हैं कि ये वॉर रुक जाएगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसका जो इम्पैक्ट है, पहली बात तो जल्दी से वॉर रुक जाए अभी इसका एक चांस नहीं लग रहा है। और ये डे बाय डे ये पावर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस है, ये बढ़ता जाएगा। तो आने वाले 10 सालों में बहुत बड़ा चैलेंज हर देश के लिए, न सिर्फ इंडिया के लिए, हर देश के लिए आने वाला है। और हम भारतवासी तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, हमने उनको यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारी ये गौ ऊर्जा है, वुल एनर्जी है, इसका स्वर्णिम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, देश समृद्ध भी बनेगा, और पोल्यूशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो प्रकृति का संरक्षण भी होगा, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है उससे पोल्यूशन नहीं होता। आप देखिए, गाड़ी गैस से चले तो कितना पोल्यूशन करेगी, और पेट्रोल डीजल से चले तो कितना करेगी। तो जब पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो हम कोई और सोल्यूशन नहीं, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का भी जो ढूंढ लिया है। 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर हम किसी को बात करते कि रोड पर इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, इलेक्ट्रिक ट्रक चलेंगे, तो कोई इस बात पर यकीन भी नहीं करता। लेकिन ऐसा हो रहा है ना। तो ऐसे ही 10 साल बाद ये भी हो सकता है कि जो ये गौ ऊर्जा जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि गांव गांव में इस तरह के बायोगैस प्लांट लग जाएं, और उसके उनसे जो बनी हुई गैस है उससे गाड़ियां भी चलें, और महानगरों के चूल्हे भी जलें। तो ये हो सकता है, ये कोई ऐसा डे ड्रीमिंग नहीं है, ये ऐसा हो सकता है। तो 10 सालों में मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। बहुत ही अच्छा विजन है ये। अगर हो गया तो सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है हमें। ये सरकार की और आम जनता की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, होनी चाहिए? सरकार तो अगर कुछ पॉलिसीज में चेंज करे और इसमें इनक्रीज करे लोगों को, तो लोग इसे जरूर स्वीकारेंगे और इस फील्ड में आएंगे। तो इसमें दोनों की भूमिका है, लेकिन प्राइमरी गवर्नमेंट की भूमिका ज्यादा है, क्योंकि जो पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट बनाती है, और पॉलिसीज जो है बिजनेसेस को और बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। लोग उसी बिजनेस में जाते हैं जहां उनको ज्यादा प्रॉफिट हो। और लोगों, अब जैसे हम कोई बिजनेस करना चाहें, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहें, और उससे कुछ पोल्यूशन होने वाला है, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्लियरेंस ही नहीं देगी, तो हम वो कोई कैसे करना चाहेगा। तो अगर गवर्नमेंट इसको इंकरेज करे, इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए, इसके लिए लोन प्रोवाइड करवाए, तो युवा और बिजनेसमैन इसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे, और देश की तस्वीर निश्चित रूप से बदलेगी। अगर लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से दे सकते हैं।
मेरा तो अगर एनर्जी के बारे में बात करें तो मेरा तो यही गाँव के में रहने वाले लोगों को ये मेरा निवेदन, आग्रह और मैसेज है कि वो पहले भी पालते रहे हैं और अभी भी पालते हैं दूध देने वाले जानवर, तो वो उनको और बढ़ाएँ और मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका स्कोप बहुत-बहुत बढ़ेगा। तो इससे वो अपने परिवार की सेहत, देश की सेहत, देश की इकोनॉमी उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँगे। तो ये पशुपालन को बढ़ाएँ, ख़ासकर इसमें गाय का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इनको गाय बढ़ाएँ। में भी केवल देशी गाय हाँ ही जी, हाँ जी। लोग गाय माने ज़्यादा तो देसी गाय, गाय माने देसी गाय नहीं, है। लोगों को ज़्यादा प्रॉफ़िट के लिए वो फिर जर्सी और नहीं, बाकी नहीं, सब ये भी एक चीज़ों में मिसकंसेप्शन है कि उसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। वो पहली बात तो ज़्यादा पैसों की आएगी, लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा दूध देती है, लेकिन उसके तो जो उसका लैक्टेशन के जो पीरियड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार बच्चा देती है और उतना ही टाइम दूध देती है। जो अपनी इंडियन ब्रीड की गाय हैं, वो 8-10 बार कम से कम देती हैं, तो उससे डबल वो है, उसकी कीपिंग कॉस्ट ज़्यादा है उस गाय की, उसका हेल्थ उसकी बहुत इश्यू रहता है। अपनी गाय जो है, वो सर्दी गर्मी बर्दाश्त करके भी हेल्दी रहती है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और फिर सबसे बड़ी बात कि उसका जो दूध है, अब तो ये पब्लिक डोमेन में है, डेविल इन द मिल्क करके बुक सब जगह इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसका दूध पी कर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमारी गाय का दूध पीने से तो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो ओवरऑल देखें तो वो जो जर्सी दूध देने वाला जानवर है, उसको छोड़कर इसको अपनाने में फायदे ही फायदे हैं। बहुत ही प्रेरणादायक बात कही आपने ज्ञानेंद्र जी। आपने जो गौ ऊर्जा, हेल्थ और सस्टेनेबल लिविंग के इतने गहरे तथ्य हमारे साथ शेयर किए अपना कीमती समय निकालकर, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और ये बात जन सामान्य तक पहुंचाने में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इस काम को आप बढ़ाते रहें। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आज के कॉन्वर्सेशन से हमें एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव मिला है कि गाय एक पशु या आस्था का विषय नहीं बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, यानी कि एक संपूर्ण जीवन प्रणाली जो हमारे ऊर्जा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को बैलेंस कर सकती है। अगर हम आज इसे समझ ले तो हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।